KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 7 सुदूर संवेदन का परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसके परिचय में देखेंगे, आज हम एक ऐसे विश्व में रह रहे हैं जो विश्व गांवों के सपने के साकार बना रहा है। वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण की अवधारणाओं को पूरा करने का श्रेय सूचना क्रांति को जाता है और इस प्रकार से संचार उपग्रह, कंप्यूटर और इंटरनेट ने वर्तमान मानव को धरती, आकाश से लेकर सागर में भी वार्तालाप का वरदान दे दिया है। आज बैलगाड़ी में बैठे, कार में जाते, रेलगाड़ी, वायुयान और जलयान में यात्रा करते हुए वार्तालाप करने की सुविधाएं जुटा दी हैं। मानवीय क्षेत्रों की प्रेक्षण, आकलन एवं अभिलेखन क्षमताओं ने इस क्षेत्र में सुदूर संवेदन का एक नया और अद्वितीय अध्याय जोड़ा है। वैज्ञानिकों ने मानवीय नेत्रों के समान सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए फोटोग्राफी प्रणाली से भूपृष्ठीय वस्तुओं के परीक्षण एवं अभिलेखन से वर्तमान सुदूर संवेदन प्रणाली खोज निकाली है। और इस प्रकार से आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, वर्तमान सुदूर संवेदन युक्तियाँ ऊर्जा के बेहतर परिसर तथा विकिरण, परावर्तन, उत्सर्जन, अवशोषण तथा पारंगत ऊर्जा स्वरूप का अधिकतम उपयोग का परिणाम है। सर्वप्रथम सुदूर संवेदन शब्द का प्रयोग 1960 के दशक में किया गया था, जो निरंतर उन्नत और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ता हुआ वर्तमान गंतव्य तक पहुंच पाया है। सुदूर संवेदन को इन शब्दों में परिभाषित किया गया है कि सुदूर संवेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जो भूपृष्ठीय वस्तुओं एवं घटनाओं की सूचनाओं का संवेदक युक्तियों द्वारा बिना वस्तु के संपर्क में आए मापन और अभिलेखन का कार्य करती हैं। और इस प्रकार से सुदूर संवेदन में मूलतः धरातलीय पदार्थ, अभिलेखन युक्तियों तथा ऊर्जा तरंगों के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं का समन्वय किया जाता है। वर्तमान कालखंड में सुदूर संवेदन के क्षेत्र में नए नए क्षितिज खोले जा रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सुदूर संवेदन की अवस्थाएं। पृथ्वी के विविध पदार्थ और तत्व सुदूर संवेदन की अवस्थाएं निम्नवत हैं, जिसमें का है ऊर्जा का स्रोत, सूर्य स्व उत्सर्जन। नेक्स्ट है खा, ऊर्जा का संचरण स्रोत से पृथ्वी के धरातल तक। गा है पृथ्वी के धरातल के साथ ऊर्जा की अन्योन्य क्रिया। और घा है परावर्तित उत्सर्जित ऊर्जा का वायुमंडल से प्रवर्धन। अंगा है परावर्तित उत्सर्जित ऊर्जा का संवेदक द्वार अभिसूचन। नेक्स्ट है प्राप्त ऊर्जा का फोटोग्राफी अंकीय आंकड़ों के रूप में अभिसारण। और नेक्स्ट है आंकड़ा उत्पाद के विषयानुरूप सूचना को निकालना। नेक्स्ट है मानचित्र एवं सारणी के रूप में आंकड़ों एवं सूचनाओं का अभिसारण। आगे हम लोग देखेंगे, जिसमें का है ऊर्जा का स्रोत। सुदूर संवेदन में ऊर्जा के स्रोत के रूप में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सूर्य। सूचनाएं प्राप्त करने में कृत्रिम ऊर्जा का भी प्रयोग किया जाता है।
इस कार्य के लिए फ्लैश वान तथा रडार में ऐसे ही ऊर्जा बिंब होता है। आगे हम लोग देखेंगे। खा, स्रोत से पृथ्वी के धरातल तक ऊर्जा का संचरण। आइए देखते हैं। सूर्य से ऊर्जा तरंगों के रूप में फैलकर धरातल तक पहुंचती है, जिसे विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। ऊर्जा तरंगों की आवृत्ति में भिन्नताएं पाई जाती हैं। इस भिन्नता का रेखांकन विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के आकार, तरंग दैर्ध्य व उनकी आवृत्ति के आधार पर ऊर्जा तरंगों को गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनिक किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, माइक्रोवेव एवं रेडियो तरंगों में वर्गीकृत किया जाता है। सुदूर संवेदन में दृश्य ऊर्जा क्षेत्र अधिक उपयोगी भूमिका निभाता है। ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये सुदामा जी की ये पोटली है और उस पोटली में क्या क्या चीज है। पोटली का तात्पर्य है सूर्य से आने वाली किरणें। सूर्य से जो किरणें आती हैं वो लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आती हैं और उन किरणों में कौन कौन सी किरणें पाई जाती हैं, आइए देखते हैं। उस सूर्य के स्पेक्ट्रम में उसमें गामा किरणें, फिर एक्स किरणें, फिर परावैंगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट उसी को कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद ये आप देख रखते हैं विजुअल है, ये क्षेत्र विजुअल का है। आगे है अवरक्त किरणें, फिर सूक्ष्म तरंग, फिर रेडियो तरंग, ये है। ठीक, विजुअल स्पेक्ट्रम में देखेंगे इसमें 7 रंग पाए जाते हैं, 7 कलर्स। इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं जैसे वैनी आह पी नाला। आप देख लीजिए, इसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं वैनी, हिंदी में वैनी आह पी, और इसी में आगे भी जोड़ सकते हैं नाला। ठीक, अब वैनी में वै से वैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, पी से पीला और ना से हो गया ये नारंगी और ला से लाल। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कलर्स ये हो गए। इसी को मिला करके ये विजुअल स्पेक्ट्रम कहलाता है। और इसको इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। इंग्लिश में इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है, इसको विबग्योर कहा जाता है। विबग्योर कहा जाता है, विबग्योर। अब विबग्योर का मतलब हो गया कि वी से है वायलेट, वायलेट है। आई से है इंडिगो और बी से है ब्लू, जी से है ग्रीन, जी से है ग्रीन, औ से है ऑरेंज, वाई से है, आप वाई से देख सकते हैं, वाई से है येलो और आर से होता है रेड। ठीक, इस प्रकार से विबग्योर के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। ठीक, ये है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। और आगे गा है पृथ्वी के धरातल के साथ ऊर्जा की अन्योन्य क्रिया। आइए देखते हैं। संचरित होने वाली ऊर्जा भूतल पर विद्यमान सभी वस्तुओं के साथ परस्पर क्रिया करती है, अतः वस्तुएं ऊर्जा का अवशोषण, प्रेषण, परावर्तन एवं उत्सर्जन करती हैं। इसलिए ये वस्तुएं संरचना, स्वरूप, आकार एवं गुणों में भिन्न दृष्टिगोचर होने लगती है। इन वस्तुओं की ऊर्जा ग्रहण करने तथा उत्सर्जन की क्रियाएं भी भिन्न होती हैं और इस प्रकार से वस्तु विशेष स्पेक्ट्रम के विभिन्न ऊर्जा क्षेत्रों में एकदम भिन्न प्रतिक्रिया देती है।
उदाहरण के लिए शुद्ध जलयुक्त मांग स्पेक्ट्रम के लाल वर्णक्रम को अवशोषित करते हैं तथा उपग्रहों से गहरे काले नजर आते हैं। जलाशय स्पेक्ट्रम से नीले व हरे क्षेत्रों की किरणों का अवशोषण करके उपग्रहों से हल्के नीले रंग के प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है घ, वायुमंडल से परावर्तित उत्सर्जित ऊर्जा का प्रवर्धन। आइए देखते हैं। भूपृष्ठ से वस्तुओं से ऊर्जा परावर्तित होने पर वह पुनः वायुमंडल में लौट जाती है। यहाँ वह धूल कण और जलकणों के संपर्क में आकर ऊर्जा की विशेषताओं में परिवर्तन कर लेती है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एवं जलकण अवरक्त किरणों को सोखकर धूल कणों को नीली किरणों में परिवर्तित कर देती है। यह अवशोषित ऊर्जा उपग्रहों में विद्यमान संवेदक तक नहीं पहुंच पाती है। आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है अंगा, संवेदक के माध्यम से परावर्तित उत्सर्जित ऊर्जा का अभिसूचन। 700 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाने वाले उपग्रहों में ऊर्जा अभिलेखित करने वाले संवेदक लगाए जाते हैं, जिन्हें सुदूर उपग्रह संवेदन उपग्रह कहा जाता है। भूस्थैतिक उपग्रह भी मौसम आकलन तथा संचार के लिए भेजे जाते हैं। ये उपग्रह अंतरिक्ष में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। दोनों की तुलना में बाक्स संख्या 7.1 में दी जा रही है। आइए देखते हैं। सूर्य तुल्य कालिक व भूस्थैतिक उपग्रहों की तुलना। इसमें है कक्षा संबंधी विशेषताएं। सूर्य तुल्य कालिक है नेक्स्ट कॉलम में, आगे है भूस्थैतिक। आइए देखते हैं। इसमें ऊंचाई में है 700 से 900 किलोमीटर और भूस्थैतिक है लगभग 36,000 किलोमीटर। व्याप्ति क्षेत्र 81 उत्तरी अक्षांश से 81 दक्षिणी अक्षांश और भूस्थैतिक है ग्लोब का 1/3 भाग। आगे है कक्षीय अवधि, हर दिन 14 कक्षीय चक्कर और भूस्थैतिक में है 24 घंटे। विभेदन स्पष्ट 182 मीटर से 1 मीटर और नेक्स्ट है भूस्थैतिक में अस्पष्ट 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर। आगे लाभ है पृथ्वी साधन अनुप्रयोग, जिसमें आगे है दूर संचार एवं मौसम मॉनिटरण। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। सुदूर संवेदन उपग्रहों में ऐसे संवेदक लगाए जाते हैं जो भूपृष्ठीय वस्तुओं द्वारा परावर्तित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा संग्रहित कर लेते हैं। आइए देखते हैं। ये पृथ्वी का घूर्णन है, ये उपग्रह की दिशा है, विषुववृत्त है, आगे है उपग्रह भूपथ चिन्ह है, ठीक। और ये आगे सैटेलाइट है। सूर्य तुल्यकालिक कक्षा बाएं एवं तुल्यकालिक उपग्रह दाएं। आगे हम लोग देखेंगे कि फोटोग्राफी एक अनावरण एक्सपोजर पर चित्र प्राप्त कर लेता है। अंतरिक्ष में स्थापित ये संवेदक जो बिंब बनाते हैं वह कैमरे पर आधारित चित्रों की अपेक्षा आंकड़ों के रूप में या अंकीय रूप में सूचना देते हैं। आगे चलते हैं। चाहे प्राप्त ऊर्जा का फोटोग्राफ आंकिक आंकड़ों के रूप में विसारण। संवेदक का मुख्य कार्य ऊर्जा को विद्युतीय क्रिया द्वारा आंकड़ों डिजिटल के रूप में बदलने का होता है। ये आंकिक संख्याएं पंक्ति व स्तंभ में क्रमानुसार व्यवस्थित हो जाते हैं। ये संख्याएं आंकड़ों से निर्मित प्रतिबिंबों में बदल जाते हैं। पृथ्वी का परिभ्रमण करने वाले उपग्रहों में लगे संवेदक एकत्र किए गए प्रतिबिंब आंकड़ों का संचरण तथा विद्युतीय विधि द्वारा विश्व के विविध स्थलों पर स्थापित किए जाते हैं। और इस प्रकार से भारत में ऐसा एक केंद्र हैदराबाद के निकट साद नगर में स्थित है। आगे है नेक्स्ट। अच्छा है आंकड़ा उत्पाद से विषयानुसार सूचना सामग्री को निकालना।
धरातल पर स्थित आंकड़ा संग्रह केंद्रों पर जो भी बिंब प्राप्त किए जाते हैं उनमें आई त्रुटियों को दूर किया जाता है। बाद में शुद्ध आंकिक आंकड़ों को बिंब प्रतिक्रमण विधि से विश्लेषित किया जाता है। इनकी व्याख्या करने के बाद अलग अलग विषयों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। क्या है मानचित्र एवं सारणी के रूप में आंकड़ों एवं सूचनाओं का अभिकरण। सभी प्राप्त सूचनाओं को बाद में मानचित्रों के अलग अलग रूपों में रेखांकित किया जाता है तथा सूचनाओं का मात्रात्मक मापन के साथ आंकड़ों और सारणी का निर्माण किया जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे संवेदक। आइए देखते हैं। संवेदक वह उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा एकत्रित करने का काम करता है, संकेतों में बदलते हैं तथा अन्वेषक लक्ष्यों के विषय में सूचना प्राप्त करते हैं। आंकड़ा आधार पर संवेदकों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है फोटोग्राफी या चित्रीय, नेक्स्ट है फोटोग्राफ रहित आंकिक संवेदक। और इस प्रकार से फोटोग्राफिक संवेदक लक्ष्य बिंदुओं को एक ही क्षण में उद्भाषित कर अभिलेखन कर लेता है, जबकि फोटोग्राफ रहित संवेदक किसी लक्ष्य से प्रतिबिंब पंक्ति दर पंक्ति रूप से प्राप्त कर लेते हैं। इन्हें स्कैनर कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे बहुवर्ण क्रमीय मल्टी स्पेक्ट्रल या स्कैनर। आइए देखते हैं। सुदूर संवेदन उपग्रहों में जो मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर संवेदक के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें बहुवर्णक क्रमीय स्कैनर कहा जाता है। इनका मुख्य कार्य दृश्य क्षेत्र पर दृष्टि डालकर वस्तुओं को चित्रित करना होता है। स्कैनर एक ऐसी अभिकिरण प्रणाली है जिसमें लगे दर्पण और सूचक पंक्ति दर पंक्ति अभिलेखन कर दृश्य बनाने का कार्य करती है। इस प्रक्रिया को क्रम वीक्षण दर्पण समकोण आगे पीछे हिलता है। इससे क्रमवीक्षक पंक्ति की लंबाई निर्धारित होती, इसे दृश्य क्षेत्र कहते हैं। क्रम वीक्षण विधि द्वारा प्राप्त की जाने वाली यह प्रक्रिया बिट बाय बिट कहलाती है। प्रत्येक दृश्य कोशिकाओं सेल से बना होता है जो उस दृश्य चित्र के क्षेत्रीय विभेदन को निर्धारित करती है। ऊर्जा संसूचक तक जो सूचनाएं पहुंचती है वहां वह विद्युतीय संकेतों में बदलती है। इसे निम्न दो वर्गों में बांटा गया है। का है विस्क ब्रूम क्रमवीक्षक और खा है पुश ब्रूम क्रमवीक्षक। आइए देखते हैं। का है विस्क ब्रूम क्रमवीक्षक। विस्क ब्रूम क्रमवीक्षक वह उपकरण होता है जिसमें घूमने वाला दर्पण एवं ससूचक लगा होता है। दर्पण चक्कर लगाते हुए ससूचक स्पेक्ट्रम के दृश्य एवं अवरक्त क्षेत्रों में बहुत सारे सकरे स्पेक्ट्रमी बैंडों से प्रतिबिंब प्राप्त करते हुए दृश्य क्षेत्र में 90 डिग्री से 120 डिग्री के मध्य स्पर्शी होता है, जिसे स्कैनर का कुल दृष्टि क्षेत्र कहते हैं। संवेदक का प्रकाशीय सिरा एक निश्चित आयाम का होता है, जिसे तात्क्षणिक दृष्टि क्षेत्र कहते हैं। ये विस्क ब्रूम क्रमवीक्षण क्रियाविधि है। ठीक, और इस प्रकार से ये चित्र बनाया गया है और समझाया गया है। पुश ब्रूम क्रमवीक्षक। यह क्रमवीक्षक अनेक सूचनाओं पर आधारित होता है जिनकी संख्या विभेदन के कार्यक्षेत्र को क्षेत्रीय विभेदन से विभाजित करने से प्राप्त संख्या के समान होती है। उदाहरण के लिए फ्रांस के सुदूर संवेदन उपग्रह स्पॉट
में लगे उच्च विभेदन दृश्य विकिरण मापी संवेदक का कार्यक्षेत्र 60 किलोमीटर है, जबकि उसका क्षेत्रीय विभेदन 20 मीटर है। यदि हम 60 किलोमीटर अथवा 60,000 मीटर को 20 मीटर से विभाजित करें तो 3000 का आंकड़ा प्राप्त होगा। अतः HRB1 संवेदक में 3000 ससूचक लगाए गए हैं। पुष्पब्रोम स्कैनर में सभी डिटेक्टर पंक्ति में क्रमबद्ध होते हैं, जो पृथ्वी के ऊपर अधोबिंदु दृश्य पर 20 मीटर आयाम वाली परावर्तित ऊर्जा का संग्रहण करते हैं। और आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है पुष्पब्रोम क्रम वीक्षक का ये चित्र है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे उपग्रहों की विभेदन क्षमता। आइए देखते हैं। सामयिक विभेदन उस उपग्रह के भूपृष्ठ के उसी स्थान पर पुनरावृत्त समय के अनुरूप होने की प्रक्रिया को कहा जाता है, जिनकी सहायता से क्षेत्र की वनस्पति के प्रकारों में अंतर का अध्ययन किया जाता है। ये सुनामी आने से पहले तथा बाद में चित्र प्रस्तुत करने में सक्षम है। यह सुनामी के पश्चात हुए विनाश का दृश्य भी प्रस्तुत कर देता है। आगे हम लोग देखेंगे संवेदन विभेदन। आइए देखते हैं। सुदूर संवेदक धरातलीय वर्णक्रमीय तथा विकिरण मितीय विभेदन युक्त होते हैं। ये विविध धरातलीय अवस्थाओं से संबंधित उपयोगी जानकारी सुलभ कराते हैं। इस संबंध में निम्न तथ्यों को जानना आवश्यक होता है, जिसमें का है धरातलीय विभेदन, खा है वर्णक्रमीय स्पेक्ट्रम और गा है रेडियोमेट्रिक विभेदन। आइए देखते हैं। धरातलीय विभेदन। चश्मा लग जाने से नेत्रों की अक्षर देखने और पहचानने की क्षमता बढ़ जाती है। सुदूर संवेदन में धरातलीय विभेदन भी इसी प्रक्रिया का अंश है। धरातलीय विभेदन बढ़ने से भूपृष्ठ की छोटी से छोटी चीज़ों को पहचानना भी संभव हो जाता है। वर्णक्रमीय स्पेक्ट्रम विभेदन। वर्णक्रमीय स्पेक्ट्रम विभेदन वह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विविध ऊर्जा क्षेत्रों बैंड में संवेदक के अभिलेख क्षमता से जुड़े हैं। मल्टी स्पेक्ट्रल चित्रों के खींचने के लिए ऐसे ही उपकरण का प्रयोग होता है। ये संवेदक प्राप्त ऊर्जा का प्रकीर्णन करते हैं तथा निश्चित स्पेक्ट्रम रेंज में अभिलेखन का कार्य करते हैं। प्रकाश तरंगों के प्रकीर्णन इंद्रधनुष बनाता है। उसी सिद्धांत पर प्रयोगशाला में मल्टी स्पेक्ट्रल प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। गा है रेडियोमेट्रिक विभेदन। इसके द्वारा दो भिन्न लक्ष्यों की भिन्नता की पहचान की जाती है। रेडियोमेट्रिक विभेदन जितना अधिक होता है, विकिरण का अंतर उतना ही कम होता है और इस प्रकार से दो लक्ष्य क्षेत्रों के मध्य के अंतर को जाना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे आंकड़ा उत्पाद। आइए देखते हैं आंकड़ा उत्पाद। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का संसूचन फोटोग्राफ द्वारा विद्युत विधि से किया जाता है। फोटोग्राफिक प्रक्रिया में प्रकाश संवेदी फिल्म का प्रयोग ऊर्जा विचरण के संसूचन तथा अभिलेखन से होता है। स्कैनिंग युक्तियाँ प्रतिबिंबों को आंकिक रूप से प्राप्त करती हैं। अतः इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि प्रतिबिंब वह है जो किसी क्षेत्र विशेष को संसूचित या अभिलेखित करती है और इस प्रकार से ऊर्जा का चित्र रूप में प्रदर्शन कर देती है। अतः यह जानना आवश्यक हो जाता है कि सभी फोटोग्राफर प्रतिबिंब हैं, परंतु समस्त प्रतिबिंब फोटोग्राफ नहीं होते हैं। इस आधार पर सुदूर संवेदन आंकड़ा उत्पादों को निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा जा सकता है, जिसमें का है फोटोग्राफ प्रतिबिंब और खा है अंकीय प्रतिबिंब। आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे फोटोग्राफिक प्रतिबिंब। फोटोग्राफ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में 0.3 से 0.9 माइक्रोमीटर में ही सुलभ होते हैं। अतः चार विविध इमल्सन
वाली फिल्म ही फोटोग्राफ के लिए प्रयुक्त की जाती है, जो श्वेत श्याम रंगीन या अवरक्त होती है। वायु फोटोग्राफ के लिए श्वेत श्याम फिल्म ही प्रयोग की जाती है। ऐसे फोटोग्राफी को बृहद आकार दिया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे अंकीय प्रतिबिंब। आइए देखते हैं। अलग अलग पिक्चर तत्वों के संयोजन से बनने वाले प्रतिबिंब अंकीय प्रतिबिंब कहलाते हैं। इन्हें पिक्सल नाम दिया गया है। प्रतिबिंब में प्रत्येक पिक्सल एक अंकीय मान रखता है, जो धरातल पर द्विविमीय बिंब प्रदर्शित करता है। अंकीय नंबर डीएन कहलाते हैं। एक अंकीय नंबर एक पिक्सल के विकिरण मान का औसत है, जो विद्युत ऊर्जा पर आधारित है। इसकी गहनता का स्तर इसके रेंज को व्यक्त करता है, जबकि डिजिटल प्रतिबिंब वस्तुओं से जुड़े विवरण पिक्सलों के आकार से प्रभावित होते हैं। छोटे आकार के पिक्सल दृश्य के विवरण को प्रभावी रूप से प्रभावित करते हैं। बाकी छोटे आकार वाले पिक्सल दृश्य के विवरणों को प्रभावी ढंग से सजो लेते हैं, और इस प्रकार से डिजिटल बिंब के एक सीमा से अधिक विवर्धन से सूचनाओं का ह्रास हो जाता है। अंकीय बिंब प्रक्रमण एल्गोरिथम के उपयोग से अंकीय नंबर ऊर्जा को तीव्रता मानों को निरूपित करते हैं तथा उन्हें दर्शाते हैं। चित्र है और चित्र में अंकीय प्रतिबिंब ऊपर है और उसके पिक्सल दर्शाता उसका एक हिस्सा बाएं एवं संबंधित अंकीय संख्याएं दाएं हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। आगे है उपग्रह से प्राप्त प्रतिबिंबों का निर्वचन। आइए देखते हैं। संवेदकों से आंकड़े सुलभ होते हैं। उनका प्रयोग भूपृष्ठीय घटना एवं वस्तुओं के आकार एवं प्रतिरूप से जुड़ी सूचनाएं प्राप्त करने में किया जाता है। इन घटनाओं को गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों ही प्रकार की विशिष्टताएं चाक्षुष निर्वचन अथवा अंकीय बिंब प्रक्रमण तकनीक द्वारा प्राप्त की जा सकती है। चाक्षुष निर्वचन एक स्वचालित अभ्यास है, जो बिंबों में किसी वस्तु को देखकर पहचान लेता है। अतः आंकिक प्रतिबिंब से हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर दोनों के संयुक्त प्रयोग से इच्छित सूचनाएं उपलब्ध करा दी जाती हैं। और आगे है अंकीय बिंब व्याख्या के बिना बिंबों का विश्लेषण संभव नहीं होता। चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब निर्वचन के तत्व। वस्तुओं की पहचान उनके आकार, प्रतिरूप, स्थिति एवं उनके अन्य वस्तुओं के साथ संबंधों के आधार पर की जाती है। इन्हीं के बिंबों की व्याख्या होती है। ऐसी वस्तुओं को निम्नवत दो भागों में बांटा गया है। का है बिंब संबंधी विशेषताएं, खा है धरातलीय विशेषताएं। और इस प्रकार से इन्हीं से वस्तुओं की आभा, रंग, आकृति, प्रतिरूप, गठन एवं छाया आदि का बोध होता है। आगे हम लोग देखेंगे का है आभा का रंग। समस्त वस्तुएं स्पेक्ट्रम के सभी अंगों से ऊर्जा प्राप्त कर विद्युत चुंबकीय ऊर्जा वस्तुओं के धरातल से अंतःक्रिया करती हैं, जिससे ऊर्जा का अवशोषण और परावर्तन एवं प्रेषण होता है। संवेदक की ऊर्जा विभिन्न आभाओं और रंगों में दिखाई पड़ती है, जो धरातलीय संरचना पर निर्भर होती है। और इस प्रकार से ऊर्जा परावर्तन स्पेक्ट्रम के विविध भागों में भी पृथक पृथक होता है। अतः घनी वनस्पत अवरक्त किरणों को अधिक परावर्तित करती है, और इस प्रकार से इस क्षेत्र में मानक त्रियक रंगी मिश्र लाल रंग का प्रतीत होता है तथा झाड़ियाँ गहरे लाल रंग की दिखाई पड़ती हैं। जल राशि सूर्य से आने वाली सभी किरणों को अवशोषित करके गहरी आभा या काले रंग में दिखाई पड़ती है। अविरल जल क्षेत्र हल्के रंग में दिखाई देते हैं। आगे हम लोग देखेंगे खा है गठन।
गठन का आशय रंग, सामंजस्य और आभा से लगाया जाता है, जिसके बिना वस्तु को पहचानना। हम लोग देखेंगे बस्तियां, झुग्गी, झोपड़ियां, कूड़ा करकट, अपशिष्ट पदार्थ तथा फसलें। प्रतिबिंब में वस्तुओं के गठन में भिन्नता समतल से स्थूल गठन के रूप में हो सकती है, और इस प्रकार से कम घनत्व वाली बस्तियां समतल गठन, जबकि उच्च विभेदन वाले क्षेत्रों का गठन स्थूल दिखाई देता है। झाड़ी नुमा वनस्पत स्थूल गठन, जबकि सदाहरित वन क्षेत्र समतल गठन दर्शाते हैं। और इस प्रकार से गाह्य आकार मापनी तथा प्रतिबिंब वस्तु को उचित आकार प्रदान करते हैं। औद्योगिक संकुल, आवासीय बस्तियां, खेल परिसर अपने आकार और पदानुक्रम से पहचाने जाते हैं। आगे है घा आकृति। वस्तु की रूप या आकृति उसके पहचानने का साधन है। संसद भवन, कुतुब मीनार, वहाबी मंदिर उनकी आकृतियों से सुगमता से पहचाने जाते हैं। सड़कें, मंदिर, मस्जिद भी इसी श्रेणी में आते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अंगा है छाया। सूर्य प्रकाश किरण के कोण से किसी वस्तु की परछाई उत्पन्न होती है। छाया के अभाव में कुछ वस्तुओं को पहचान पाना कठिन हो जाता है। मस्जिद, मीनारें, बुर्ज, पानी की टंकियां, विद्युत टेलीफोन के पोल छाया द्वारा ही पहचाने जाते हैं। आगे चाहे प्रतिरूप। कुछ वस्तुओं को उनके प्रतिरूप से ही पहचाना जाता है। ग्रामीण बस्तियां, नगरीय बस्तियां, बाग, रोपड़, कृषि अपवाह तंत्र उनके प्रतिरूपों से जाने जाते हैं। साहचर्य। वस्तुओं की भौगोलिक स्थिति तथा उनका निकटवर्ती वस्तुओं से जुड़ाव को साहचर्य कहते हैं। शिक्षण संस्था, खेल का मैदान, आवास, पार्क, स्टेडियम, रेसकोर्स, औद्योगिक क्षेत्र तथा सड़कें इसी प्रकार का साहचर्य बनाते हैं। इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 7 का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।